कक्षा 11वीं के सभी मेरे विद्यार्थी देख सकते हैं। देखिए क्लास 11th का आपका 16 मार्च को आपका बायोलॉजी का यानी कि जीव विज्ञान का पेपर है। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराइए। जैसा कि मैंने फिजिक्स की आपकी तैयारी करवा दी है, यानी कि फिजिक्स की तैयारी पूरी तो नहीं हुई, लेकिन 2, 3 व 4 अंक के क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट करवा दिए हैं। जाकर के वीडियोज़ देख लीजिएगा, है ना। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी में बता दूं, देखिए जो भी आपको कहीं भी अगर किसी भी प्रकार का कोई पेपर आपको बताया जाए, है ना, फेक पेपर जो होते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस प्रकार के भ्रम में नहीं रहना कि ये पेपर आ जाएगा स्कूल में भी देखने को मिलेगा, मतलब वो फेक पेपर होते हैं। हाँ, मैं ये कह दूं कि उनके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन बताए जाते हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप उन्हें पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको कभी भी ये मानकर नहीं चलना है कि यही पेपर 100% आपका जो है आ जाएगा स्कूल में। तो बिल्कुल उस भ्रम से बाहर रहिए और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल पढ़िए, और आपकी इसी में भलाई है। और सबसे अच्छी बात है कि आप इतना तैयार करते हैं तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है ना। देखिए मैं क्वेश्चंस बताता हूँ, ध्यान से पढ़िए, और सभी क्वेश्चंस को देखिए ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप देखेंगे कि अब क्या है, ऑब्जेक्टिव सीधा नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या आ रहा है, बिल्कुल नए तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, है ना। नए तरीके से कैसे आ रहे हैं, वो थ्योरी में से आ रहा है, बीच में से उठा उठा के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ना। ये काफ़ी पिछले समय से भी हो रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। मैं ऑब्जेक्टिव जैसे भी बताऊँ आपको, वैसे वीडियो डालूंगा ऑब्जेक्टिव का, तो कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन बताऊंगा 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सबसे पहले आपको सभी क्वेश्चंस देख लेना। देखिए इसमें 2, 3 व 4 अंक के सभी क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, सभी क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। 2 पार्ट में मैं ये वीडियो कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो ठीक नहीं रहता। देखिए द्विनामकरण पद्धति क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। तो द्विनामकरण पद्धति किसने दी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो हर एक पॉइंट उठाइए उस क्वेश्चन का, उस शब्द का, है ना, क्योंकि वायु में जो है हर एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए जीवों के नामकरण की पद्धति है प्रसिद्ध वैज्ञानिक लिनियस, है ना, कैरोलस लिनियस, है ना। तो द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस, बस पता चला गया ना। इसका प्रतिपादन किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने। आंसर याद रखिएगा, है ना, कई बार ऑब्जेक्टिव इसका आया है। लैटिन शब्दों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक नाम की 2 भाग होती हैं, वंश और जाति, है ना। वंश और जाति, द्विनाम कहा गया ना, मतलब 2 नाम, तो वंश और जाति, है ना। तो होमो सैपियंस, है ना, तो जो हमारी जाति है ना, होमो और सैपियंस, तो इस प्रकार से मतलब एक वंश हो गया, एक जाति हो गई, तो होमो सैपियंस, है ना। तो आप मानव के ये उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए उदाहरण लिखा हुआ, उदाहरण के लिए मानव जीनस होमो से संबंधित है और प्रजाति सैपियंस है, यानी कि वंश जो है हमारा वो होमो है ना, और जाति क्या है हमारी सैपियंस। तो वंश और जाति 2 में बटा हुआ वो द्विनाम पद्धति है, यही आपको इसमें याद रखना है। इसलिए वैज्ञानिक नाम जो है हमारा मनुष्य का होमो सैपियंस एवं प्याज के लिए एलियम सेपा है ना, ये याद रखिएगा। और कई सारे जो है के पूछे जाते हैं जो वैज्ञानिक नाम होते हैं, वानस्पतिक नाम, है ना, तो याद रखिएगा, है ना। मेजिफेरा इंडिका, कई सारे हैं आपके, आम वगैरह के, और भी सारे याद कर लेंगे, राना टिग्रीना, पाइसम सटाइवम। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, सीधी बात है, पहले तो ये पॉइंट याद रखिए कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, इसलिए मैंने अलग से पॉइंट यहाँ पे लिख दिया हाईलाइट करके जरा सा, तो आप इसे ज़रूर से पढ़ लें ध्यान से। और फिर पढ़ते हैं हम इसकी थोड़ी थ्योरेटिकली अंदर से, है ना। जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जानवर, पौधे, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जो हमारी प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं, इनमें से प्रत्येक प्रजाति और जीव संतुलन बनाए रखने और पारिस्थितिक तंत्र में एक साथ काम करते हैं, है ना। देखिए हर एक जीव, जितने भी जीव जो वातावरण में उपस्थित हैं, है ना, हैं, जीवित हैं, सजीव हैं, किसी ना किसी काम में हर एक जीव का रोल है। एक दूसरे से मतलब वो सहजीविता का तो माध्यम है ही, साथ ही मतलब हर एक जीव का अपना अपना रोल है, उसका काम है ना, तभी वो इस दुनिया में जो है ना, प्राकृतिक दुनिया को बनाते हैं हर एक जीव। इसमें प्रत्येक प्रजाति और जीव जो है संतुलन बनाए हुए हैं, है ना। तो हर एक का रोल है, तो इसीलिए तो है कि प्रकृति का संतुलन बना रहे, पारिस्थितिक तंत्र ठीक ठाक रहे, है ना, एक साथ काम करते हैं, यही जो है जैव विविधता। तो सीधी बात है, अलग अलग प्रकार के जीव, है ना, एक साथ यहाँ पे पाए जाते हैं और संतुलन बनाए रखने का कार्य उनके द्वारा रहता है, और वो पारिस्थितिक में एक साथ काम करते हैं, यही जैव विविधता है। और जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पॉइंट जरूर से ध्यान से लिखिएगा, है ना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको और किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए, यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो लाऊं या नहीं। कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी बताएंगे, है ना। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सब कमेंट करेंगे, है ना। देखिए प्रियॉन्स क्या होती हैं, प्रियॉन्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संक्रामक प्रोटीन्स कण होते हैं ना। स्टैनली सिनर ने यहाँ पे 1982 में इसके बारे में बताया ना, प्रियोन कहा, है ना। इसका देखिए प्रियोन्स को प्रियोन नाम किसने दिया, तो स्टैनली सिनर ने नाम दिया था 1982 के अकॉर्डिंग, तो इसे याद रखिएगा। इसके बाद इनको
1987 में प्रियन पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। प्रियन प्रोटीन है ना, PRP का निर्माण लगभग है ना, चलिए देख लेते हैं। 250 अमीनो अम्ल से होता है। इनका आकार सूक्ष्मतम विषाणु का 1/100वां भाग होता है। प्रियन प्रोटीन को कोडित करने वाला जीन मनुष्य के गुणसूत्र संख्या 20 पर पाया जाता है। देखिए, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे रहेगा, इसको पूरा याद रखिएगा किसने ये नाम इनका दिया और उनके इससे करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि इसका निर्माण कैसे होता है ना। तो प्रियन प्रोटीन का निर्माण लगभग कैसे होता है, तो 250 अमीनो अम्ल से होता है। तो खासकर तो ये बात याद रखें कि प्रियन्स जो प्रोटीन होती हैं उनका निर्माण एमिनो अम्ल से होता है। संख्या तो ठीक ही है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि एमिनो अम्ल से प्रियन्स प्रोटीन का निर्माण होता है ना। इसके बाद प्रियन्स की जो है महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, तो फर्स्ट यहाँ पे विषाणु जो है ना, वायरस 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन प्रियन्स इस ताप पर भी निष्क्रिय नहीं होती हैं। मतलब ये इससे यानी कि वायरस से भी ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं। कौन, प्रियन्स जो होती हैं ना। तो 90 डिग्री पर वायरस जो है ख़त्म हो जाता है, जबकि प्रियन्स जो है जीवित रहता है, इससे भी अधिक ताप पर वो जीवित रह सकता है ना। प्रियन्स की क्रियाशीलता यूरिया, फिनॉल आदि प्रोटीन को विकृत करने वाले पदार्थों से प्रभावित होती है ना। देखिए, जो फिनॉल होता है, यूरिया वगैरह होता है, इनका हम यूज़ करें है ना, तो प्रियन्स इससे क्या विकृत होंगे। इसके बाद है जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, जब मैं 11th क्लास में था ना, तो ये क्वेश्चन आया था वार्षिक परीक्षा में, है ना। तो मैंने जरूर से इसे कंप्लीट किया था, अच्छी तरीके से बनाया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में आपको TMV यानी कि टोबैको मोजिक वायरस का भी यहाँ पे आपको नामकरण और चित्र अच्छी तरीके से सीख लेना है। मतलब ये क्वेश्चन है आपका, इसी के साथ है ये, आगे पीछे क्वेश्चन रहते हैं, जहाँ से भी आप क्वेश्चन तैयार करें जरूर से TMV कर लेना, है ना। इसमें नहीं है शायद, मुझे लगता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, TMV जरूर से कर लेंगे। और ये आपका जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज का आपका ये डायग्राम यहाँ पर रहेगा, इसे जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक हेड वाला पार्ट होता है और बीच वाला भाग कॉलर कहलाता है, यानी कि जो ग्रीवा वाला भाग होता है इसका, ये ग्रीवा गले वाला भाग, और ये नीचे होता है ये टेल वाला भाग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर पाए जाते हैं, ये पूंछ तरह के है ना। तो ये टेल वाला पीछे का भाग कहते हैं, नीचे का है ना। और ये हेड वाला भाग होता है जो कि ऊपर ही होता है ना, हेड होता है। और ये बीच में मेनली 3 पार्ट इसमें होते हैं, टेल होता है, हेड होता है और एक कॉलर होती है ना। तो ये यहाँ पे वैसे तो लिखा ही हुआ है, लेकिन मैं आपको मेन 3 पार्ट बता रहा हूँ, और इसके अंदर जो बेस होता है ना, शीत होती है। तो ये सारा आपको याद रखना है, बस इतना सा है, इसका याद रखिएगा। इसके बाद पादप और जंतु में कोई 3 अंतर लिखिए। देखिए, आप क्लास मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार, 6, 7, 8, 9, 10th 11th आप पढ़ते ही आ रहे हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर यार किसे नहीं पता होगा। बस आपको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से क्या क्या होता है, बस आप अभी के लेवल के हिसाब से इसे कर लेंगे। मैंने 5 अंतर बताए हैं, जो भी आपको 4 याद रखें कर लीजिएगा। देखिए, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सबसे बड़ा अंतर है भाई। सेल वॉल जो है केवल और केवल यहाँ पे प्लांट सेल्स में पाई जाती है, सेल वॉल प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। जंतुओं कोशिका में इसका अभाव होता है, अनुपस्थित होती है। पादप कोशिका में लवक पाई जाती है, हरित लवक जो होती हैं जो पादप कोशिका में पाए जाते हैं, है ना। उनका इसमें वैसे काम भी नहीं है, जंतु कोशिका में एनिमल सेल्स में जो है क्लोरोप्लास्ट का काम भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे अनुपस्थित रहते हैं। इसके बाद है पादप कोशिका में तारक का अनुपस्थित रहता है, जंतु कोशिकाओं में तारक का जो उपस्थित रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला अंतर दिया गया है, पादप कोशिका में रिक्तिका जो है बड़ी होती है, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। भाई अंतर पॉइंट से याद रखिएगा, है ना। पादप कोशिका में आकार लगभग आयताकार होता है। देखिए, आपने इसका डायग्राम भी देखा होगा, डायग्राम का क्वेश्चन भी आगे तो दिखा देंगे। इसके बाद आपकी प्रश्न संख्या 6 है, सहजीविता से आप क्या समझते हैं। देखिए, वीडियो में पहले भी मैं इस वर्ड का यूज कर चुका हूँ, सहजीविता, है ना। देख सकते हैं, जब 2 पौधे अथवा जीवधारी एक साथ रहकर, मतलब 2 जब सहयोगी ही कर सकते हैं, है ना। सहजीविता कहते हैं ना, 2 लोग जब एक साथ हों, एक साथ काम करें, एक दूसरे के सहयोगी बने, है ना। जब 2 पौधे हों, मतलब वो जीवित होने चाहिए, वो जीवधारी साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुँचाने का कार्य करते हैं, तो उन्हें सहजीवी कहा जाता है। तो इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है। और पौधों का यह गुण सहजीविता कहलाता है। यह सहजीविता के उदाहरण जो है लाइकेन्स हैं, याद रखिएगा, लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए थे, लाइकेन मतलब सहजीविता का उदाहरण है ना। तो ये याद रखिएगा, लाइकेन। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्रायोफाइटा के 2 आर्थिक महत्व लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं, ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधों में जल अवशोषण की पर्याप्त क्षमता होती है ना। मतलब ये एक तो नम क्षेत्र वाले पौधे होते हैं, आप सभी को पता होगा, है ना। नमी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, अतः ये बाढ़ रोकने में सहायता करती हैं। स्फैग्नम जैसे ब्रायोफाइट्स का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है बागवानी में मिट्टी की बनावट में सुधार के लिए। देखिए, मैंने यहाँ पे सरल पॉइंट लिखे हैं जो आपको आसानी से याद हों, है ना।
आपको 5 मतलब 3-4 याद कर लेंगे, आपको 2 आसानी से याद रहेंगे है ना। तो आप 4 याद कर लेंगे, सबसे अच्छी बात रहेगी। सर्जिकल ड्रेसिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है, और ये दवाओं में कुछ ब्रायोफाइट्स का उपयोग किया जाता है ना। तो विभिन्न रोगों की औषधि रूप में किया जाता है, इस प्रकार से याद रखेंगे। इसके बाद आपके शैवालों के 3 लक्षण लिखिए। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार क्वेश्चन आया है भाई। शैवालों के 3 लक्षण प्रमुख हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पे 3 लक्षण दिए गए हैं पॉइंट में आपको। तो पहला है आपका, इनकी कायिक संरचना काफ़ी विविध होती है, एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इनका शरीर थैलॉइड होता है ना। तो ये जरूर से पॉइंट याद रखें, शैवालों का जो शरीर होता है संरचना थैलॉइड टाइप होती है, तो याद रखिएगा, ये पॉइंट कई बार बना है। तो सेकंड आपका पॉइंट है इसका, सभी शैवालों में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। भाई पाए ही जाएंगे, क्योंकि जो शैवाल है वो भी एक प्रकार का पौधा ही है ना। तो वो तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण करेगा ही है ना, तो उसमें वो वर्णक पाए जाते हैं। इसके बाद है लवकों की सतह पर अथवा उसमें अंतः स्थापित प्रोटीन निर्मित संरचनाएं होती हैं, जिन्हें पायरोनाइड कहते हैं ना। तो क्वेश्चन ऐसे बन गया कि लवक की सतह पर है ना अंतः स्थापित प्रोटीन निर्मित संरचनाएं होती हैं, उन्हें खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, है ना, उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या, पायरोनाइड कहते हैं। आंसर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। त्रिसंलयन से को स्पष्ट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिसंलयन। 3 नंबर में ये कई बार क्वेश्चन बनाया है ना। त्रिसंलयन आवृत बीजियों द्वारा प्रदर्शित विशिष्ट परिघटना है, द्विनिषेचन का एक चरण है ना। इस घटना में 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। त्रिसंलयन उसका नाम ही है, इसमें क्या होता है, 3 मतलब 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। संलयन यानी कि जब वो संयोजित होते हैं, मिलते हैं, अतः यह त्रिसंलयन कहलाती है। मतलब इसे त्रिसंलयन कहने का कारण क्या है कि उसमें 3 अगुणित केंद्रक जो होते हैं उनका संलयन होता है, इसलिए इसे त्रिसंलयन कहते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। त्रिसंलयन बीजांड में स्थित भ्रूणकोश में संपन्न होता है। तो त्रिसंलयन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है भाई, भ्रूणकोश में संपन्न होती है ना। तो याद रखिएगा, पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ, तो बिल्कुल से आपको याद रखना है। पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद नर युग्मक उसमें मुक्त करती है ना। पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रवेश के बाद नर युग्मक जो है उसमें मुक्त करती है। तो जो नर युग्मक हों वो किसके माध्यम से जाते हैं भ्रूणकोश तक, तो वो पराग नलिका के ही माध्यम से न जाते हैं। तो यही यहाँ पर बताया गया है। इसमें इनमें से एक नर युग्मक भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका में स्थित 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित हो जाता है। मतलब ये 2 तो हैं, अब ये तीसरा जाएगा तो फिर त्रिसंलयन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे 2 ध्रुवीय केंद्रकों से संलयित हो जाता है। इस प्रकार 3 केंद्रकों के संलयन से प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण जो है, केंद्रक का निर्माण होता है, जो त्रिगुणित होता है। और यही क्रिया क्या है, त्रिसंलयन कहलाती है। देखिए, एक नर युग्मक जो कि पराग नलिका से होते हुए यहाँ पे भ्रूणकोश में प्रवेश करता है ना, और 2 ध्रुवीय केंद्रक जो कि भ्रूणकोश में होते हैं, है ना। तो भ्रूणकोश की केंद्रीय कोशिका में से 2 ध्रुवीय केंद्रक, है ना, जब एक नर युग्मक पराग नलिका से होते हुए निकलते हुए जाएगा, भ्रूणकोश में जाएगा, नीचे बीजांड में भ्रूणकोश होता है, इसमें जाएगा, इसमें 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। देखिए इस प्रकार से भ्रूणकोश में ये यहाँ पे ये देखिए ध्रुवीय केंद्रक यहाँ की यानी ये होते हैं, तो ये यहाँ पे होते हैं दोनों तरफ। तो इनसे जब ये मिलेगा, यहाँ पे ये जुड़ रहा है ना, एक नर युग्मक इसमें जुड़ा ध्रुवीय केंद्रक में, तो त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण हो रहा है। यही क्रिया जो है त्रिसंलयन है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म में अंतर लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो 5 अंतर 6 यहाँ पे आपके लिए बताए गए हैं, देख सकते हैं। पूरा आंसर आपकी स्क्रीन पर है। तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, पुष्प अनुपस्थित होता है, पुष्प उपस्थित होता है। पूरा आंसर आपके सामने है, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। देखिए, और जनन अंग शंकुओं पर उत्पन्न होते हैं, जनन अंग पुष्पों में पाए जाते हैं। जाइलम में वाहिकाओं एवं पोषवाह में चलनी नलिकाओं का जो है अभाव होता है, और जाइलम में वाहिकाएं एवं पोषवाह चलनी नलिकाएं वो उपस्थित होती हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो है जाइलम में वाहिकाएं वगैरह ये जो है उपस्थित होती हैं, इनमें नहीं पाई जाती हैं भाई। इसमें साइकस, पाइनस आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे, है ना। तो एंजियोस्पर्म जो हैं अभी हमारे साथ, मतलब पृथ्वी पर जो अभी उपस्थित पौधे हैं, एंजियोस्पर्म प्रकार के ज़्यादातर पौधे हैं, याद रखिएगा, है ना। आम, मटर, आम, मक्का, चना, गेहूँ ये उसको उदाहरण रहेंगे, आदि बहुत सारे हैं, याद रखिएगा। साइकस, पाइनस ये रहेंगे एंजियोस्पर्म नहीं जिम्नोस्पर्म के। इसके बाद है खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में 2 अंतर लिखिए। आप ये वीडियो जानकारी टीच पर देख पा रहे हैं, देख सकते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। पहला अंतर रहेगा रक्त दाब जो है इसका
निम्न होता है, सीधी बात है ना, यही जो मैं बोला। और रक्तदाब उच्च होता है ना, यानी कि रक्त उच्च दाब पर बहता है। खुलेपन से परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, रक्तदाब निम्न रहता है, यानी कि रक्त निम्न दाब पर बहता है। पदार्थों का आदान प्रदान रक्त और शरीर की कोशिकाओं के बीच सीधा होता है ना। उदाहरण भी दिया गया है भाई। खुला परिसंचरण तंत्र किन किन में पाया जाता है, देखिए ऑब्जेक्टिव में बन गया ना कि निम्न में से खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन में आपको दे दिया गया मछली, पक्षी, सरीसृप और दे दिया झींगे। तो आप क्या लगाएंगे, झींगे लगाएंगे, क्योंकि खुला पूछा गया है। तो हर प्रकार से क्वेश्चन को देखिए, जैसे जैसे बन सकता है, हर तरीके से, ऊपर नीचे है ना, अगल बगल से, हर तरह से क्वेश्चन को देखिए। तो ये उसके उदाहरण रहेंगे। और मछली, पक्षी, सरीसृप, इसमें क्या है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, याद रखेंगे। इसके बाद है आर्थ्रोपोडा संघ की 2 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख सकते हैं यहाँ पे। प्राय देखिए एक ना एक विशेषता आनी है, एक ना एक संघ की विशेषताएं आनी है ना, तो याद रखिएगा जरूर से। यहाँ पे आर्थ्रोपोडा की विशेषताएं देख लेते हैं। तो सबसे बढ़िया तो चीज़ ये रहेगी भाई, इसके उदाहरण याद रख लें पहले। उदाहरण में मैंने कई बार इसका देखा है कि ऑब्जेक्टिव बना है ना। तो तिलचट्टा जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है। केकड़ा हो गया, तिलचट्टा, ये सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं नाम, आपको बहुत सारे मैंने दे दिए हैं ताकि आपको आसान हो, है ना। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इससे कई बार मैंने देखा है कि आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में जो है उत्सर्जन खालिस्तान द्वारा होता है। तो मेलपिगियन नलिकाओं द्वारा, है ना, मेलपिगियन ट्यूब्स जो होती है ना, इनके द्वारा आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों में जो है उत्सर्जन की क्रिया होती है ना। तो आपको जरूर से ये पॉइंट याद रखना है, कई बार इसका ऑब्जेक्टिव बना है। बिल्कुल यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर तरीके से क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या होता है, सिर पर 2 संयुक्त नेत्र लेंस होते हैं। ये जंतु एक लिंगी प्रकार के होते हैं तथा जल तथा स्थल दोनों पर मिल सकते हैं, है ना। और श्वसन क्रिया, है ना, चौथा पॉइंट यहीं से स्टार्ट हो गया। श्वसन क्रिया शरीर की सतह द्वारा, जलीय जीवों में क्लोम द्वारा और स्थलीय प्राणियों में श्वास नलिका द्वारा होती है। मतलब आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी ऐसे हैं जो कि जल में भी मिल सकते हैं, स्थल में भी मिल सकते हैं ना। तो जल में जो जीव पाए जाते हैं, आप सभी को पता है कि क्लोम या गिल्स द्वारा उनमें जो है श्वसन होता है ना। मतलब जो पानी में जीव रहते हैं उनमें तो क्लोम द्वारा होता ही है। और धरती पर रहेंगे स्थलीय प्राणी, उनमें श्वास नलिका पाई जाती है। ये आर्थ्रोपोडा के लक्षण रहेंगे। और ये पॉइंट याद रखिएगा, उत्सर्जन जो है आर्थ्रोपोडा के संघ के प्राणियों में मेलपिगियन ट्यूब्स द्वारा होता है। और उदाहरण ये सारे रहेंगे आपके, तिलचट्टा, मच्छर, मक्खी, सतपात, झींगा, केकड़ा, तितली, मकड़ी आदि, है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है भाई। कॉर्डेट्स एवं नॉन कॉर्डेट्स में 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं विशेषताओं के आधार पर अंतर बताए गए हैं यहाँ पे, है ना, नोटोकॉर्ड के आधार पर एक तो। और ये सबसे बड़ा अंतर है कॉर्डेट्स एवं नॉन कॉर्डेट्स में। सबसे बड़ा अंतर क्या है, नोटोकॉर्ड का ही अंतर है। और हीमोग्लोबिन, है ना, इनके आधार पर यहाँ पे अंतर बताया गया है 2 के आधार पर। तो देख सकते हैं नोटो को एक अंतर आपका शायद आगे दिया गया है, देख सकते हैं। कशेरुक जंतुओं में नोटोकॉर्ड, है ना, कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाता है। इसमें नोटोकॉर्ड जो है पाई ही नहीं जाती, नॉन कॉर्डेट्स हैं, नहीं पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में घुला रहता है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका अगला अंतर, है ना, मतलब 5 दिए गए हैं आपको। ग्रसनी, क्लोन दरारें, पूंछ और हृदय की स्थिति, इनके आधार पर अंतर यहाँ पे बताए गए हैं। तो ये रहेंगे आपके पॉइंट, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जब मैं क्लास 11th में था तो ये क्वेश्चन आया था, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं वो क्वेश्चन जरूर से बताऊंगा जो मैंने देखा है एग्जाम में। तो पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन आया था और हमारे सर ने कोचिंग में हमें करवाया था और हम कंप्लीट करके गए थे। बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन लिखा था। देख सकते हैं यहाँ पे उड़ते समय, यानी कि जो उनकी हड्डियाँ होती हैं ना पक्षियों की, वार्तुल होती हैं। वार्तुल मतलब हल्की, उनमें वजन नहीं ज़्यादा होना चाहिए, है ना। शरीर को हल्का रखने के लिए कंकाल की अस्थियाँ वार्तिल होती हैं। वार्तिल यानी कि जो उनमें मतलब हर रही वो वजन में कम रहे, सीधी बात से हल्का रहे, है ना। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद पॉइंट एक एक करके बता देता हूँ। उड़ते समय वायु प्रतिरोध को कम करने के लिए पक्षियों का शरीर धारा रेखीय होता है ना। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं, है ना। और शरीर को हल्का रखने हेतु, ये तो मैंने पॉइंट ही बता दिया, अंतः कंकाल की अस्थियां जो है वार्तिल होती हैं। और सभी चिड़िया का पाचन तंत्र मलाशय विहीन होता है ना। मतलब मल को स्टोर नहीं कर पाएंगे भाई, वो खाएंगे और बस
निकाल देंगे। तो ये रहता है उनमें मलाशय नहीं होता है, नहीं तो वो रखेंगी तो उन्हें भाई उड़ने के लिए ना दिक्कत होगी, वो उनका स्टोर रहेगा तो वो वजन ही ना होगा एक, तो वो यहाँ पे इनमें क्या है मलाशय विहीन होता है उनका शरीर, है ना, पाचन तंत्र, और वे मल को स्टोर नहीं कर पाती, इसलिए चिड़िया इधर उधर बीट कर देती हैं। मल के भार के साथ उड़ना जो है कठिन होता है, क्योंकि वो एक उनके साथ वजन ही तो रहेगा ना। इसके बाद दृष्टि की तीव्रता अन्य जानवरों की अपेक्षा जो है तेज होती है, जिसमें भी ऊंचाई से पृथ्वी की चीज़ें आसानी से देख लें, है ना। बाज की नज़र। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भेल मछली को स्तनी वर्ग में क्यों रखा जाता है? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रुधिर नियततापी होता है, भेल मछली के समान होते हुए भी स्तनधारी है ना, इसके कारण हैं। तो भेल मछली स्तनधारी है, ये याद रखिएगा, है ना। स्तनधारी प्राणी क्यों हैं ये यहाँ पे पूछा गया है, इसमें क्यों रखा गया है इसे। तो देखिए इसका रुधिर जो है नियततापी होता है, जो कि स्तनधारियों का होता है, आप सभी को पता है। इसके बाद बाह्य कंकाल सलकों का नहीं होता है, इसके स्तन तथा रोम होते हैं। एक तो यही कारण है कि इसके स्तन होते हैं, रोम होते हैं, तो स्तनधारी वर्ग में से रखा है। इसमें वास्तविक पंख नहीं होते हैं, अग्रवा पश्चपाद रूपांतरित होकर तैरने में सहायता करते हैं। इसमें श्वसन क्लोमों द्वारा ना होकर फेफड़ों द्वारा होता है। यह अंडे ना देकर शिशुओं को जन्म देती है। मादा में स्तन ग्रंथियां होती हैं, है ना, तो यही ना यहाँ पे कहा गया है। तो मादा जो होती है, मादा भेल होती है, उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, है ना। तो अंडे ना देकर के सीधे बच्चों को, शिशुओं को जन्म देती है भेल मछली, तो एक बड़ा कारण है ये। तो ये पॉइंट याद रखिएगा सारे। इसके बाद बढ़ते हैं पोरीफेरा संघ के प्रमुख 3 लक्षण लिखिए, तो देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। और जिस भी विद्यार्थी को ये PDF चाहिए, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, हम जल्दी ही PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, है ना। मेंबर ओनली पोस्ट के माध्यम से PDF आपको आसानी से मिल जाएगी, तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करें। पोरीफेरा संघ के लक्षण देखिए, इस संघ के जंतु अरीय सम्मति के जलीय समुद्री जंतु होते हैं। इनकी आकृति जो है बेलनाकार, अंडाकार, अनियमित तथा शाखित होती है। इनमें ऊतक या अंग नहीं बनते हैं। देखिए आकृति का विशेषकर याद रखेंगे, बेलनाकार, अंडाकार होती है, अनियमित होती है ना, तो इनमें ऊतक या जो है अंग नहीं बनते हैं। इनमें देह गुहा का जो है अभाव होता है। शरीर भित्ति में अनेक सूक्ष्म छिद्र जो है होते हैं, जिसे ऑस्टिया कहते हैं ना, ऑस्टिया। तो ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव मैंने देखा है कभी यार। शरीर पोरीफेरा संघ की जंतुओं के ऊपर शरीर भित्ति पर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं ना, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद है शरीर के शीर्ष पर ऑस्कुलम नामक एक छिद्र होता है, ये भी यहाँ पे पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, है ना। इसके बाद आपके अगले अंतर दिए गए हैं ये, है ना, ये सारे याद रखिएगा, है ना। और पोरीफेरा संघ के जंतुओं में क्या होता है, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है, ये ऑब्जेक्टिव में कंप्लीट रखिएगा। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है ना, तो पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की क्षमता होती है। इसके बाद पौधे में जड़ के 2 कार्य लिखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ के सामान्यकार स्थिरीकरण, अवशोषण, रावहन, है ना। तो अवशोषण तो आप सभी समझ पा रहे होंगे, स्थिरीकरण यहाँ पे दिया गया है। जड़ें पौधों को जमीन में जो है स्थिर रखती हैं, मतलब स्थिरीकरण करती हैं, उसको एक जगह ठीक ठाक से खड़े रहने का जो है एक काम करती हैं, साहस प्रदान करती हैं। इसके बाद है यह भूमि से पानी एवं खनिज, तो आपको पता है कि भूमि से जल होता है और खनिज तत्व होते हैं, वो किस माध्यम से पौधे की पत्तियों तक आते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में विद्यार्थी बताएंगे, है ना। मतलब वो पौधों में किस ऊतक द्वारा, है ना, पानी का अवशोषण किया जाता है, तो उसका नाम जो है विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ज़रूर से बताएंगे, है ना। कौन सा ऊतक है जिसके द्वारा जल का वहन होता है, तो बताइएगा कमेंट में। इसके बाद है रावहन, जड़ें भूमि से अवशोषित पदार्थों को तने एवं पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। सभी जड़ें कुछ मात्रा में भोजन का जो है संग्रहण करती हैं, है ना, तो उनमें कुछ ना कुछ तो मात्रा में वहाँ पर रहता होगा, तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद है पुष्पक्रम को परिभाषित कीजिए। पुष्पक्रम क्या है, प्ररोह का वह भाग जिस पर पुष्प लगे होते हैं पुष्पावली वृंत कहलाता है ना। और इस पुष्पावली वृंत पर पुष्प सीधे या पुष्प वृंत द्वारा जुड़े रहते हैं। पुष्पावली वृंत से पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। देखिए पुष्पों के लगने का क्रम, है ना, पुष्पों के मतलब एक प्रकार से सजे रहने का क्रम है ना, जिस प्रकार से वो क्रमित लगे रहते हैं वही उनका क्रम है पुष्पक्रम, है ना, ये रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, सरल पत्ती एवं संयुक्त पत्ती में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देख सकते हैं सरल पत्ती एक तरफ है, संयुक्त पत्ती है, कई बार ये अंतर पूछा गया है। देख सकते हैं आपको 6 अंतर दिए गए हैं। तो अंतर में देखिए अभी बताता हूँ। पहला आपका है
सरल पत्तियां एक या एक से अधिक योजना के तहत उत्पन्न होती हैं। संयुक्त पत्ती के पर्णक केवल एक ही योजना से उत्पन्न होते हैं। इसमें केवल एक पर्णफलक होता है जो स्पष्ट पिंडों या खंडों में जो है विभक्त होता है। इसमें पर्णफलक 2 या अधिक होते हैं, इसीलिए तो इसे संयुक्त पत्ती कहा जा रहा है ना, बटा होता है। और सरल पत्ती के कक्ष में कक्षस्थ कलिका पाई जाती है। इसमें क्या होता है, कक्षस्थ कलिका का अभाव होता है संयुक्त पत्ती में। और ये पत्ती तने पर अग्राभिसारी क्रम में लगी रहती हैं और पर्णों को रेखीस पर कोई क्रम नहीं होता है ना। पत्ती के आकार में अनुप्रस्थ लगे रहते हैं आधार पर, है ना। पर्णों के आधार पर जो है क्या होता है, अनुप्रस्थ उपस्थित नहीं होते, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। और सरल पत्ती के उदाहरण में याद रखें तो याद रखिएगा जरूर से, सरल पत्ती का उदाहरण है आम, पपीता, पीपल, अरंडी, बरगद, अमरूद, गुड़हल आदि। और इमली, गुलाब, मटर, बबूल, सेमल, नीम, छुईमुई, है ना, लाजवंती जिसे कहते हैं, छुईमुई के पौधे के गुण जरूर से याद रखेंगे। तो ये जो होते हैं संयुक्त पत्ती के उदाहरण रहेंगे, ये सरल के, है ना। ये दोनों अंतर आपको दिए गए हैं, यहाँ पे 6 अंतर इसके हैं पुल। इसके बाद है 20 नंबर का ससीमाक्षी पुष्पक्रम एवं असीमाक्षी पुष्पक्रम में अंतर लिखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ससीमाक्षी असीमाक्षी में तो वृद्धि बिंदु कदाचित ही पुष्प में समाप्त हो जाता है, होता है, मतलब वृद्धि बिंदु सदैव पुष्प में समाप्त होता है ना। इसके बाद है पुष्प पास से निकलते हैं, पुष्प शीर्षस्थ होते हैं, पुष्प की संख्या अनिश्चित होती है, पुष्प की संख्या निश्चित होती है। ससीमाक्षी में क्या है, पुष्प जो है अनिश्चित होते जाते हैं, इसमें क्या है, निश्चित होती है ससीमाक्षी में, असीमाक्षी में। तो ये रहेगा आपका 20 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में आपको 21 से लेकर के आगे के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। आपके सभी जो हैं आपके इंपोर्टेंट डायग्राम कंप्लीट कराऊंगा। और डायग्राम के लिए आपको क्या करना है, कमेंट करना है। डायग्राम की एक अलग से वीडियो बनाऊं कि इंपोर्टेंट डायग्राम सारे के सारे बता दूं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जितने विद्यार्थी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोग करेंगे तो मैं ज़रूर से आपकी डायग्राम की इंपोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा और आपको प्रोवाइड कराऊंगा जल्द ही, है ना। तो आपको अच्छी तरीके से पेपर में लिखना है और ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना और याद करना है। तो 2-3 बार वीडियो को ध्यान से रख करके साइड में फ़ोन सुन लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।